दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैं प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के एमसीक्यूज कवर कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने वो कोर्सेज भी देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज देखिए, प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है। तो पहला लेसन हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो दोस्तों आपको यहां पर 4 युग्म दिए गए हैं, आपको यह देखना है कि इनमें से सही सुमेलित कौन से हैं। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। तो इन चारों युग्मों में से जो सही सुमेलित हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूं दोस्तों। इसका आंसर है डी, 2 और 3। तो युग्म दूसरा और युग्म तीसरा ये दोनों सही सुमेलित हैं, जबकि पहला और जो चौथा है वो गलत सुमेलित हैं। ठीक है, अब पहला क्या है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1775 से 1782 तक चला था। तो ये जो यहां पर युग्म दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, 1767 और 69 वाली बात गलत है। इसके बाद जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है ये दोस्तों ये हुआ था 1848 में शुरू। ठीक है, 1848 और 49 में ये चला था। तो ये जो यहां पर दिया हुआ है ये गलत है। इसका मतलब जो युग्म 2 और युग्म 3 ये अपने आप में सही हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि दरअसल आधुनिक भारत के इतिहास का एक कोर्स तो मैंने इसी भटनेर आईएएस पर चला रखा है, लेकिन उसको रोका हुआ है। ठीक है, 15 लेसन के आगे मैंने डाले नहीं। और आधुनिक भारत के इतिहास का एक कोर्स मैंने अनअकैडमी पर भी बनाया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अनअकैडमी पर मैंने जो कोर्स बनाया है उसमें मैंने कवर किया है 1707 से लेकर 1857 तक के इतिहास को। ठीक है, तो 1707 से 1857 तक के इतिहास को मैंने बहुत अच्छी तरह से लगभग 45 लेसन्स में कवर किया है। उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। आप लोग अनअकैडमी पर जाकर मेरा नाम लिखेंगे हरप्रीत सिंह, तो आपको मेरे द्वारा बनाए हुए कोर्स मिल जाएंगे। हालांकि 1857 से आगे मैंने उसमें अभी बनाना है, लेकिन वो फिर कभी बनाऊंगा दोस्तों। अनअकैडमी पर भी मैंने रोक रखा है। ठीक है, फिलहाल मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ध्यान दे रहा हूं। तो फिलहाल दोस्तों ये प्रथम प्रश्न का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको यहां पर यह देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो युग्म दोस्तों आपको किस तरह से दे रखे हैं? एक तो ये गवर्नर जनरल्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स, डलहौजी, कर्जन, रिपन। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या काम किए थे या इनके टाइम में क्या क्या काम हुए थे ये आपको सामने दे रखा है। तो दोस्तों इससे आपको यह पता चलता है कि जो गवर्नर जनरलों का जो कार्यकाल है ना वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसलिए जब भी आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ें तो आप जो गवर्नर जनरल्स के जो कार्यकाल हैं, उनके जो महत्वपूर्ण काम हैं, उनको भी बहुत ही ध्यान से पढ़ें। हो सके तो अलग से नोट्स तैयार कर लें कि कौन से गवर्नर जनरल ने कौन कौन से खास काम किए थे। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकेंगे। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो मैं आपको दे रहा हूं। इसका आंसर हो जाता है सी। तो ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये लॉर्ड लिटन के टाइम में आया था। ठीक है, लॉर्ड लिटन, मैं यहां पर लिख देता हूं लॉर्ड लिटन। तो ये बहुत ही कुख्यात गवर्नर जनरल रहे थे अपने टाइम में, लॉर्ड लिटन। ठीक है, इन्होंने भारतीय प्रेस को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, खासतौर पर जो वर्नाकुलर प्रेस थी, जो देशी भाषाओं की जो प्रेस थी। ठीक है, उसके ऊपर काफी नियंत्रण करने की इन्होंने कोशिश की थी और बहुत नुकसान पहुंचाया था भारतीय प्रेस को। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के टाइम में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। ठीक है, और बाकी दोस्तों आप जानते हैं ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये डलहौजी के टाइम में थी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध की नीति बहुत ही मशहूर है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों ये 1784 में आया था। ठीक है, जब अंग्रेजों की ओर से रूल बनाने शुरू किए गए थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद 81 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये पिट्स कौन थे? विलियम पिट जो थे ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनके द्वारा ही ये पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था या पेश किया गया था। ठीक है, भारत के लिए। तो 1784 का था ये। उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और ये तो हमने बात कर ली है लॉर्ड लिटन वाली। और इसके बाद दोस्तों ये जो इल्बर्ट बिल है ये आया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। ठीक है, और दोस्तों लॉर्ड रिपन जो है ये अपने उदारवाद के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये भारत के लिए काफी अच्छे साबित हुए थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये जो इल्बर्ट बिल है ये काफी विवादित रहा था। किस लिए रहा था? क्योंकि इल्बर्ट बिल के तहत यह था कि कोई भी भारतीय जज
अब यूरोपीय लोगों के मुकदमे भी सुन सकता है। इससे पहले किसी भी भारतीय जज को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। तो इल्बर्ट बिल भारतीयों के अधिकारों में बढ़ोतरी करता था। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपीय थे, उन्होंने इल्बर्ट बिल का काफी विरोध किया था। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। तो ये तमाम जानकारियां हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो मैं बता चुका हूं। यहां पर इस प्रश्न का आंसर हमारा सी हो जाता है। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो है ये भी वायसरायों से जुड़ा हुआ है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि वायसराय और गवर्नर जनरल, इनके जो कार्यकाल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय इतिहास के मद्देनजर, खासतौर पर आधुनिक भारतीय इतिहास के मद्देनजर। तो दोस्तों इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो प्रश्न है ये है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ये दोस्तों कालानुक्रम बताना है कि कौन सा गवर्नर जनरल, कौन सा वायसराय पहले हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो बता देता हूं। इसका आंसर है ए, 1324। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का जो टाइम है वो था 1899 से लेकर 1905 तक का। ठीक है, तो ये लॉर्ड कर्जन का टाइम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले जो आए थे लॉर्ड हार्डिंग आए थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का जो टाइम था ये था 1910 से लेकर 1916 तक का टाइम था हार्डिंग का। ठीक है, हार्डिंग का दोस्तों, हार्डिंग बम कांड आपको याद होगा। ठीक है, तो हार्डिंग बम कांड इसी के दौरान हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम आपको बंग भंग याद होगा, है ना। और ये दोस्तों इनके बाद आ जाता है ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टाइम। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो टाइम था ये 1916 से शुरू होता है और 1921 तक रहता है। ठीक है, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम, एक तो आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम याद होगा 1919 वाला, है ना। और चेम्सफोर्ड के टाइम ही जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था 1919 में। ठीक है, और चौथे नंबर पे लॉर्ड इरविन आ जाते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड इरविन का टाइम 1926 से लेकर 1931 का है। ठीक है दोस्तों, तो इरविन के टाइम में भी गांधी इरविन एक वार्ता हुई थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों तमाम जितने भी वायसराय, गवर्नर जनरल हैं, इनका टाइम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर मैंने बता दिया, आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो तीनों कथन आप पढ़िए और देखिए कि इनमें से सही कौन से हैं। तो पहला कथन देखिए दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया। तो क्या यह ठीक है? दूसरा कथन देख लीजिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तो क्या तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया। तो क्या ऐसा हुआ था? अब आपको इन तीनों कथनों को पढ़कर उन पर विचार करना है और अपना सही आंसर जो है वो देना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मैं दे देता हूं। इसका सही आंसर है बी, केवल 3। ठीक है, केवल 3 जो है वो सही है। ठीक है, केवल 3 जो है, तीसरा जो कथन है वो सही है, पहले दोनों कथन गलत हैं। क्योंकि दोस्तों जो तीसरा युद्ध था पानीपत का, ये हुआ था 1761 में। ठीक है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बीच में नहीं। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और मराठे हार गए थे बुरी तरह से। और यहीं से मराठा शक्ति एक प्रकार से भारत में उसका पराभव शुरू हुआ था, मतलब उनका उतार शुरू हुआ था। वरना उस वक्त तक तो यह कहा जा रहा था कि भारत में मुगलों का स्थान शायद मराठे लेंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन यहां पर तीसरा पानीपत का युद्ध मराठे बुरी तरह से हारे और मराठों का सूर्यास्त शुरू हो गया था। ठीक है, एक प्रकार से ब्रिटिश कंपनी को इस हार का बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। मराठों की इस हार का फायदा ब्रिटिश कंपनी को हुआ था। ठीक है, आगे ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात है, दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, तीसरे में नहीं हुई थी। और दोस्तों मैं टीपू सुल्तान के बारे में लेसन बना चुका हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उसका लिंक यहां पर ऊपर दे रहा हूं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के बारे में जो लेसन बनाया है उसका लिंक यहां पर ऊपर है। आगे, अब तीसरा कथन तो है ही सही। ठीक है, यहां पर प्लासी के युद्ध की बात है। नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और यहीं से एक प्रकार से भारत की किस्मत बदल गई थी। यही प्लासी के युद्ध ने एक प्रकार से यह तय कर दिया था कि भारत में अब मुगलों का स्थान ब्रिटिश
शक्ति लेने जा रही है। ठीक है, हालांकि इसके बाद बक्सर का युद्ध और भी ज्यादा निर्णायक हुआ था, 1764 वाला, है ना। तो फिलहाल दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आगे दोस्तों वही है, 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं और तीनों कथनों में से आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं बता देता हूं आपको। यहां पर इसका आंसर हो जाता है हमारा सी। ठीक है, कथन दूसरा और कथन तीसरा ये दोनों सही हैं, लेकिन जो पहला कथन है दोस्तों ये है गलत। ठीक है, तो ये गलत कैसे है? ये दोस्तों इसलिए गलत है क्योंकि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये उस वक्त बंबई में हुआ था। ठीक है, उस वक्त बंबई नाम था मुंबई का। ठीक है, उस वक्त बंबई कहते थे। तो बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, और उसके बाद दोस्तों ये जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी 1916 के टाइम में, और दोनों ने एक लखनऊ समझौता किया था जिसे कि लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे थे इस दौरान। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाता है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों मेरे लिए। अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल और ये कोर्स पहुंचेगा, तो इससे दोस्तों आप मेरी हेल्प करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और दोस्तों एक खास जानकारी है कि इस लेसन को आप अंत तक देखिए। आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जो इस लेसन के आखिर में प्रश्न है, और उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है आप लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों आपको सही कथन यहां पर देखना है। दोस्तों ये प्रश्न आप देखेंगे तो हो सकता है आप पहचान जाएं कि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न पहले मैं जो हम पॉलिटी के एमसीक्यूज का कोर्स चला रहे हैं वहां पर भी मैं कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन कवर हो चुका है, लेकिन ये पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है एक प्रकार से, और आधुनिक भारतीय इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो 4 कथन दिए हुए हैं और इनमें से जो सही है वो है दोस्तों ए। ठीक है, जो कथन ए है, ठीक है, ये सही है, बाकी के तीनों जो हैं ये गलत हैं। कैसे गलत हैं? क्योंकि दोस्तों ये दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन दोस्तों यहां पर जो एम ए जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो ये कथन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, जिन्ना भी सदस्य नहीं थे और महात्मा गांधी भी हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। आगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में, तो दोस्तों ये हम काफी अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन, पहली बैठक हुई थी हमारी संविधान सभा की। ठीक है, तो यह कथन भी गलत हो गया। आगे, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, तो यह भी गलत है। इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को तो इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों ये है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो है ए, केवल यही कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो दोस्तों सीधा सा ये प्रश्न दिया हुआ है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तो ये किसका आधार बनी? ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं 3-4 आपको फैक्ट दिए हुए हैं। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 1919 में भारत में जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय आप कह लीजिए वो थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, और जो भारत सचिव थे वो थे लॉर्ड मोंटेग्यू। भारत सचिव जो है ये तो इंग्लैंड में बैठते थे, लॉर्ड मोंटेग्यू, और ये चेम्सफोर्ड है ये भारत में गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। ठीक है, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड का टाइम 1919 का है, तो भारत सरकार अधिनियम इस दौरान आया था। ठीक है, इन दोनों की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी।
ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा अभी जिक्र कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाता है वो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को उस वक्त नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़ी लिटरेरी शख्सियत थे उस दौरान, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके विरोध स्वरूप इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अब दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 4 घटनाएं आपके सामने हैं। इन चारों घटनाओं का कालानुक्रम आपको देखना है, उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, तो अगर आपने इन सभी घटनाओं को पढ़ रखा है एक सीक्वेंस में तो दोस्तों आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इतिहास एक बार पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं फिलहाल। तो यहां पर जो हमारा आंसर है वो है बी। ठीक है, 2 4 1 3। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो घटना हुई थी वो थी मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो ये दोस्तों 1909 की थी। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुए थे। थोड़ा सा हम शायद जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। तो जो लॉर्ड मार्ले थे ये भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड मिंटो ये भारत के सचिव थे उस वक्त। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम था 1909 वाला। उसके बाद दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, 1919 में ये हुए थे। ठीक है, और आगे की जो घटना थी ये चौरी चौरा हिंसा थी दोस्तों। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है भारत के राष्ट्रीय संग्राम का या आधुनिक भारत का भी आप कह सकते हैं। ये दोस्तों फरवरी 1922 की घटना है। ठीक है, फरवरी 1922 की घटना है। और जब ये चौरी चौरा हिंसा या चौरी चौरा कांड जब हुआ था, इसी से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बहुत ही उग्र हो चुका था असहयोग आंदोलन और शायद निर्णायक साबित हो सकता था ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1922 में ही, लेकिन महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हिंसा से क्षुब्ध होकर इसको वापस ले लिया था। चौरी चौरा दरअसल दोस्तों ये गोरखपुर के पास एक कस्बा था जहां पर उस वक्त एक उग्र भीड़ थी, उसने थाने को आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी नाराज हुए थे कि भैया हिंसा का पुट नहीं होना चाहिए आंदोलन के अंदर, तो उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। आगे दोस्तों ये दांडी यात्रा की बात करें तो ये 1930 की बात है। ठीक है, दांडी यात्रा भी बहुत मशहूर है, तो ये 1930 की बात है। तो इस तरह से हमारा जो सीक्वेंस है वो बनता है 2 4 1 3। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों ये एक जानकारी है आप लोगों के लिए कि प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यूज में कंप्लीट कर चुका हूं। अभी दोस्तों आगे 2-3 प्रश्न और बाकी हैं, वो जरूर देखिएगा। तो उससे पहले ये जानकारी है कि प्राचीन भारत के इतिहास के एमसीक्यूज का कोर्स मैं कंप्लीट कर चुका हूं जिसमें 7 वीडियोस हैं। आप जरूर देखिए, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। मैं ऊपर इस प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूं दोस्तों, इस लिंक को जरूर देखिए, ये कोर्स जरूर देखिए। आगे दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्लेलिस्ट भी तैयार है, इसके अंदर 4 वीडियोस हैं। चारों वीडियोस के जरिए मध्यकालीन भारत के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं हम पिछले 15 सालों के। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर दिया जा रहा है, ये जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए आईएएस प्री 2019 की तैयारी के लिहाज से। ठीक है, इससे आगे दोस्तों ये कोर्स मैंने चलाया था आज से लगभग 1.5 साल पहले। ठीक है, लेकिन इसको मैंने रोक दिया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ये हमारे इसी चैनल पर है, भटनेर आईएएस के ऊपर। तो 15 लेसन मैंने बना रखे हैं। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बोलेंगे कि भैया इसको शुरू करो तो मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरा भी शुरू करने का इरादा नहीं है। अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करेंगे कि इस कोर्स को शुरू किया जाए तो मैं शुरू करूंगा, क्योंकि उस वक्त सब्सक्राइबर बहुत कम थे। ठीक है, और बीच में मैंने वीडियोस भी नहीं डाली थी, तो चैनल एक प्रकार से अनस्टेबल ही था। तो अभी मैं लगातार इसको रेगुलर रखूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कि इस कोर्स को आगे रेगुलर कीजिए तो मैं इसको रेगुलर करूंगा। ऊपर दोस्तों इसकी एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आगे दोस्तों प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ब्रिटिश शासन भारत के अंदर था, उसमें इन राज्यों पर विचार करना है। प्रश्न है, उपरोक्त का ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब ब्रिटिश सरकार ने इनको ब्रिटिश साम्राज्य में जब मिलाया था तो किस क्रम के अनुसार मिलाया था?
तो हमारा जो दोस्तों आंसर हो जाता है यहां पर, वो है सी, 3-2-1। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर। ठीक है, 1844 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, इसके बाद संबलपुर की बारी आती है, जो कि 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। और सबसे इनमें लास्ट में 1853 में झांसी को भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक है, तो ये है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं थी। तो ये जो तीनों दोस्तों ये दिए गए हैं कथन, ये तीनों में से विशेषताएं क्या थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की, वो आपको देखनी है। तो उपरोक्त कथनों में से सही कौन से हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो आंसर है हमारा, ये है बी। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, जो तीसरा कथन है वो यहां पर सही नहीं है, और पहला और दूसरा कथन ठीक है। और दोस्तों इसको मैं एक पहले वाले कोर्स में डिस्कस कर चुका हूं, जो मैंने इंडियन पॉलिटी के बारे में एमसीक्यूज चला रखे हैं। ठीक है, वो कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी अभी चल रहा है, साथ साथ में चलते रहेंगे ये कोर्स। तो वहां पर भी मैं ये क्वेश्चन ले चुका हूं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दरअसल ये पॉलिटी में भी आ जाता है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आ जाता है। ठीक है, पॉलिटी में इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है वो 1773 से ही शुरू हो जाती है। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, मार्ले मिंटो जो सुधार है 1909 वाले, 1919 वाले, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, हर चीज उसके अंदर दे रखी है। 1773 से उसके अंदर शुरू होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं पॉलिटी वाले कोर्स के दौरान। तो यहां पर भी मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। इसका आंसर है बी, 1 और 2, जो ये दोनों कथन है ये ठीक है। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के जरिए गवर्नरों के प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी दोस्तों। ठीक है, यहां पर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी और केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया था। ठीक है, और प्रांतों को स्वायत्त शासन दिया गया था एक प्रकार से। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके स्वायत्त शासन दिया गया था, और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की पावर दी गई थी, और कई कई जगह पर वो स्वयं भी विधि बना सकते थे। ठीक है, क्योंकि वीटो पावर को इस्तेमाल करके अपनी स्वयं की विधि बना सकते थे। तो ऐसी पावर्स गवर्नर्स को दी गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही शानदार, इस प्रश्न के जरिए जानकारियां मिलने वाली हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न आप देख लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये काम किया था मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था, और उन्होंने कहा था कि भारत को अगर स्वराज मिले, ठीक है, भारत को अगर स्वशासन या स्वराज मिले तो वो संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में हो, ना कि कोई स्वायत्तता के रूप में। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हुआ था 1921 की बात है। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था। ठीक है, कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, उसके अंदर ये कार्यकारी अध्यक्ष थे मौलाना हसरत मोहानी। तो इन्होंने 1921 के इस अधिवेशन में यह बात कही थी कि अगर भारत को स्वराज मिलता है तो वो संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में मिले। जबकि गांधी जी जो थे दोस्तों उस वक्त वो कहते थे कि अंग्रेजों के अंडर में ही भारत को होम रूल मिल जाए, मतलब जैसे अंग्रेज डोमिनियन की बात करते थे, तो गांधी उस वक्त लगभग इस तरह के स्टैंड पे थे कि अंग्रेजों के ही अंडर में भारत को होम रूल मिल जाए, मतलब शासन तो भारतीयों का हो लेकिन एक प्रकार से भारत अंग्रेजों के अंडर में हो। उस वक्त तक गांधी जी की अंडरस्टैंडिंग ये थी, मतलब डोमिनियन के रूप में भारत को मिल जाए, गांधी जी इतने में संतुष्ट हो जाते। लेकिन ये मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी ओर से कहा था कि भारत को अगर स्वराज मिले तो ये संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में ही मिलना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो मौलाना हसरत मोहानी है ये वही शख्सियत है जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं इनकलाब जिंदाबाद जो नारा भगत सिंह ने काफी मशहूर किया था। ठीक है, आप लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद के बारे में तो बहुत ज्यादा सुन रखा होगा, लेकिन ये नारा दिया किसने था वो दोस्तों आपको यहां से जानकारी मिलेगी। ये मौलाना हसरत मोहानी है, इन्होंने ये नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने इस नारे को मशहूर कर दिया था। ठीक है,
और दोस्तों, मौलाना हसरत मोहानी जो है ये बहुत ही शानदार शायर भी थे। ठीक है, आपने शायद गुलाम अली साहब की, अगर आप लोग गजल सुनना पसंद करते हैं तो आपने शायद गुलाम अली साहब की ये गजल सुन रखी होगी। उनका बहुत मशहूर जो गजल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है ना। तो वो भी मौलाना हसरत मोहानी की ही लिखी हुई है दरअसल। ठीक है, उन्हीं की कलमकारी है। तो मौलाना हसरत मोहानी बहुत बड़ी शख्सियत थे, लेकिन ज्यादा इनके बारे में जानकारी है नहीं लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का लेसन काफी अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।